अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। बीती रात थाना बलदेव क्षेत्र के अंतर्गत कैलाश रोड पर चोरों ने अपने जौहर दिखाई। सर्दियां शुरू होने के साथ ही रात्रि में चोर भी सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा एक मेडिकल की दुकान को अपना निशाना बनाया गया। चोरों ने मेडिकल की दुकान में छत के रास्ते प्रवेश किया और दुकान में घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद दुकान में उसे दवाइयों को छोड़कर प्रयोग में आने वाला सामान को भी चुराया और गले में रखी 40,000 रुपए की नकदी भी चुरा ली गई, जिसकी सूचना दुकानदार को लगी। जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने पहुंचा तब उसने दुकान में देखा कि छत के रास्ते से चोर अंदर आए थे। तभी दुकानदार द्वारा इलाका पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने दुकान का स्थलीय निरीक्षण कर पीड़ित के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज है करीब 8:30 बजे करीब दुकान बढ़ा के मैं शाम को गया हूँ घर अपने, तो सुबह 8, सवा 8, 8:30 के लमसम आया हूँ मैं यहाँ। सुबह तारे खोल के देखा था, उसके अंदर से दराज पे ही जो दराज मिली काउंटर पे ऊपर रखी हुई खाली सारी दुकान अंदर जाके देखी तो पीछे से जो गेट टूटा हुआ, ट्रैक्टर को ताला टूटा हुआ, तब ट्रैक्टर में निकाले ले गए। कितना सामान गया? सामान करीब 15 के लगभग 15,000 के आंकड़े लगा हमने। जहाँ में बॉर्नवीटा है, चमर प्रकाश के डिब्बा है, डाबर लाल तेल वगैरह है, बजाज तेल है और कैमरे वगैरह का हार्ड डिस्क ले गए। पहले कहा का निकाला, पुलिस आई थी? पुलिस आई, पूरी जानकारी ले गई, रिपोर्ट कर दी हमने। और फेरी कचू वैसे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है। हाँ, लॉकडाउन में आ गई है और वहाँ से 3-4 बार पहले भी आ चुकी है। और जो करीब नकदी है करीब 40,000 रुपए के करीब। अलीगढ़ के थाना अध्यक्ष गांधी पार्क क्षेत्र में अनोखी पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री द्वारा नारी शक्ति को लेकर हेल्प डेस्क का उद्घाटन गरीब व मासूम बच्चियों द्वारा कराया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश के चलते अलीगढ़ के एसएसपी द्वारा जनपद के सभी थानों में महिला डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते थाना गांधी पार्क में भी आज महिला डेस्क का शुभारंभ कर दिया गया, जिसका उद्घाटन मासूम बच्चियों से करवाया गया। इसी के साथ इस डेस्क पर प्रत्येक समय 2-2 महिलाएं कांस्टेबल साथ ही अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे, जो महिलाओं से संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निराकरण करेंगे। नारी शक्ति मिशन की हेल्प डेस्क की आज उद्घाटन किया गया है आपके द्वारा, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी थानाध्यक्ष गांधी पार्क होने के नाते आपकी? जैसे शासन के आदेश हैं और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के निर्देश हैं कि आप जो महिला थाने पर आने वाली महिलाओं को प्राथमिकता रूप से सुना जाएगा, समयबद्ध तरीके से उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और हेल्प डेस्क की इस पर जो कर्मचारी गण लगाए गए हैं वो महिला हैं और वो महिलाएं उनकी हर तरह से उनकी जो मदद करेंगी और हर तरह से उनकी बात को सुनेंगी, ताकि महिलाओं को अपनी बात कहने में और किसी प्रकार का संकोच ना हो। महिला कर्मचारी तैनात होंगी या पुरुष जो कर्मचारी हैं वो तैनात होंगे हेल्प डेस्क पे? हेल्प डेस्क पे शिफ्ट बाय 2-2 महिलाएं तैनात हैं और वो अपने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। कार्य करने की जो प्रणाली होगी वो किस तरीके की होगी? ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी? किस तरीके की प्रणाली होगी? नहीं, इसमें जो प्रक्रिया वही है। अगर महिलाएं शिकायत करके आती हैं तो महिलाएं उसको तसल्ली से उनकी सुनी जाएगी। उनके बैठने का स्थान, रहने का स्थान अलग से रहे है। एक जो यहाँ पे देख रहे हैं महिला हेल्प डेस्क का जो स्थापना की गई है, वहाँ पे महिलाओं के लिए एक अलग से स्थान दिया गया है, जबकि जन सुनवाई केंद्र के लिए अलग से। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर महिला शक्ति अभियान संपूर्ण देश भर में चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में मथुरा जनपद में भी जगह जगह पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं को शासन के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को मथुरा जनपद के गोविंद नगर थाने और महिला थाने पर महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया। इसका शुभारंभ जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित महिलाओं को शासन के द्वारा दी जाने वाली सहायता के प्रति अवगत कराते हुए जागरूक किया और उन्हें विपरीत परिस्थितियों के दौरान किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसी के क्रम में थाना जमुना पार पर आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है और इसमें पूरे थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से, मोहल्लों से भारी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की और बड़े ही अमूल्य सुझाव उनके द्वारा दिए गए
और उन सुझावों पर आने वाले भविष्य में हम लोग इस मिशन को और आगे लेके जाएंगे। गाँव मोहल्लों तक उनके बीच में भी पुलिस जाएगी, महिला पुलिसकर्मी जाएंगी और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। जागरूकता के कार्यक्रम पे उनको विभिन्न जो पुलिस की योजनाएं हैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, उनके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। जो लोग नहीं आए हैं और जो लोग आए हैं उनके माध्यम से भी उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो अपने गांव मोहल्लों में उन नंबरों से पुलिस के द्वारा दी जा रही उन सुविधाओं से सबको अवगत कराएं और किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न को होने में पुलिस की मदद करें। देखिए, मिशन शक्ति के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से पूरे प्रदेश में प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। उसी क्रम में जनपद मथुरा में मुख्य कार्यक्रम थाना गोविंद नगर पर किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और हमारे साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महिला हेल्प डेस्क का जो विशेष रूप से अभियान के तहत कोई भी महिला अगर थाने पर आती है तो उनको महिला सिपाही, महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा ही उनकी वरीयता पर सुनवाई हो, उनके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई हो और कोई भी महिला अपराध अगर घटित होता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाए। इसी क्रम में ये मिशन शक्ति जो चलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में इसके बहुत अच्छे परिणाम आने की पूरी संभावना है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से चयनित कुल 3,317 सहायक अध्यापक पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इसी श्रृंखला में शनिवार को प्रदेश भर के साथ मथुरा में भी चयनित 42 अभ्यर्थियों में से 15 अभ्यर्थियों को पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर इसका शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत मथुरा जनपद में भी बलदेव क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश और सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा के साथ जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र की मौजूदगी में कलेक्टेड में आयोजित समारोह में कुल 42 से 13 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र की मौजूदगी में कलेक्टेड में आयोजित समारोह में कुल 42 से 13 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं निष्पक्ष एवं पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत संपन्न हुई इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, देश में 3,317 जो हमारे माध्यमिक सहायक शिक्षकों की आज नियुक्ति पत्र माननीय प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किए गए। उसी के सापेक्ष सभी जनपदों में जो शिक्षक की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं वो हमारे सब जनपदों के बीच में जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे DIOs के द्वारा यहाँ प्रदान किए गए हैं। जैसा कि हमारे जिलाधिकारी ने आपको बताया कि हमारे इस जनपद में 42 सहायक अध्यापकों का चयन किया गया है, जो कि 2018 में हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड के द्वारा उनके फार्म भरे गए थे। आज ऐसे पर्व पर जब नव दुर्गा का पर्व चल रहा है, नवरात्रि चल रही हैं, उसमें 42 में से 15 को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। बाकी जो रह गए हैं वो अपने ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आकर वहाँ भी ले सकते हैं विभाग के द्वारा। मैं अपनी ओर से, अपने प्रदेश सरकार के, अपने मुखिया की ओर से सभी जो आज उनको नियुक्ति प्रदान की गई पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी आशा के साथ कि जो उनको जिम्मेदारी नियुक्ति पर दिए गए हैं, अपनी बखूबी आने वाले समय में शिक्षा के माध्यम से जिस विभाग की जो उन्होंने पोस्टिंग हुई है, नियुक्ति पत्र दिए गए, अपनी उस विभाग को बखूबी निभाएंगे और प्रदेश में आगे बढ़ाने में। नवरात्रों का त्योहार भारत वर्ष में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें देवी माँ को विभिन्न रूपों में सजाया और संवारा जाता है। इसी श्रृंखला के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन के श्री श्री कात्यायनी शक्तिपीठ में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही सुबह शाम माता की आरती भी की जाती है। लेकिन नवरात्रों में प्रत्येक वर्ष एक विशेष आरती का भी आयोजन किया जाता है, जिसे संधि आरती के नाम से लोग जानते हैं। शारदीय नवरात्रों में होने वाली संधि आरती इस बार शनिवार को सुबह 11:25 पर होगी। साथ ही कोविड-19 महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश नहीं होगा।
और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में 8 बजे से 10:30 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस ना पहुंचे, इसके लिए मंदिर प्रबंधक द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मां कात्यायनी देवी की संधि आरती दिखाने का बंदोबस्त किया गया है, जिससे कि सभी श्रद्धालु मां कात्यायनी के यूट्यूब चैनल मां कात्यायनी मंदिर लाइव वृंदावन के नाम से देख सकते हैं और आरती का आनंद ले सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर प्रबंधक विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि ये कल जो है मंदिर सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक खोला जाएगा और उसके बाद से मंदिर बंद हो जाएगा। मैया का सेवा पूजा अंदर जो विशेष पूजा होता है वो होगा। पुनः 11:25 पर संध्या आरती होगी। उसमें आम पब्लिक को अंदर आने का अलाउ नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाएगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सब लोग अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे माँ कात्यायनी देवी लाइव वृंदावन पे जा कर के उसको जो है मैया का डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद पुनः शाम को 5 से 7 बजे का दर्शन होगा। यही करके जो बाहर जैसे स्क्रीन लगाने का विचार था पहले, वो क्या स्क्रीन का विचार बदल दिया गया, इसलिए कि बाहर इतनी भीड़ हो जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है स्क्रीन बाहर नहीं लगेगा, इसीलिए यूट्यूब पर कर दिया गया है कि सब लोग अपने मोबाइल पे जो है दर्शन कर सकें। अच्छा, आपके यहाँ पे जो दशहरा मनाया कब जाएगा और शमी वृक्ष का पूजन कब होगा? 25 अक्टूबर को शमी वृक्ष का पूजन है, उसी दिन दशहरा है। कितने बजे पूजन है? सुबह 9:30 से 10 बजे के लगभग का कार्यक्रम रहेगा शमी पूजन का। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक ठाकुर श्री राधा सने बिहारी जी मंदिर में आहूत की गई, जिसमें आगामी 16 फरवरी से 28 मार्च तक लगने वाले कुंभ मेला के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। उपस्थित सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 1 जुलाई 2010 के अनुपालन में प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कुंभ मेला भूमि को अतिक्रमण मुक्त करके उसकी बाउंड्री वॉल करनी चाहिए एवं संपूर्ण भूमि को कुंभ मेला क्षेत्र घोषित करके आरक्षित करना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद हरिद्वार के साथ वृंदावन में लगने वाले इस कुंभ मेला को अपना ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विशेष महत्व है। उच्च न्यायालय के आदेश से वैष्णव संतों के इस कुंभ को देखते हुए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन को उच्च न्यायालय आदेश के अनुपालन में संपूर्ण भूमि को कुंभ मेला क्षेत्र घोषित करके उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना अति आवश्यक है, ताकि साधु संतों के लगने वाले अखाड़ों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो एवं संपूर्ण धार्मिक महत्वपूर्ण आयोजन अच्छी प्रकार से हो सके। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की विशेष बैठक ठाकुर श्री राधा सने बिहारी जी मंदिर में आयोजित की गई है, जिसमें महासभा के अध्यक्ष एवं सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सभी सदस्य महानुभाव यहाँ हाजिर हैं, उपस्थित हैं। ये बैठक विशेष रूप से जो फरवरी में अगले साल हमारे श्रीधाम वृंदावन में हरिद्वार के साथ जो वैष्णव संतों का कुंभ लगता है, उसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। और ये कुंभ हम ब्रजवासियों के लिए एक विशेष महत्व का, ऐतिहासिक महत्व का कुंभ होता है। सारे ब्रजवासी संतों के साथ ये 12 साल बाद ये अवसर आता है कि सारे ब्रजवासी और संतों के साथ मिलकर यमुना स्नान करते हैं और पूरे 40 दिन श्रीधाम वृंदावन में उत्सव सा मनता है। भागवत, रामायण, यज्ञ, हवन, यात्राएं ये चलती हैं और बड़ा उत्सव का माहौल पूरे वृंदावन में रहता है। ये हर 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। 2010 में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा एवं वृंदावन के जो 13 अखाड़े, हमारे जो संतों के अखाड़े हैं, जो कि पूरे यहाँ पर उसमें कुंभ में भी रहते हैं और हरिद्वार कुंभ में भी जाते हैं, 13 अखाड़े के संत महंतों द्वारा एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा उसमें एक आदेश पारित किया गया था और उसमें हमने ये मांग रखी थी कि ये संपूर्ण जो मेला क्षेत्र है जिसमें ये कुंभ लगता है, उसको कुंभ मेला क्षेत्र घोषित किया जाए। तो पूरी हमारी बहस सुन के और बड़ी विस्तृत उस पर आदेश पारित किया है। तो सब कार्य वहीं से वहीं है। जब कुंभ लगता है तो जरा प्रशासन जागृत हो जाता है, उसके बाद सब काम बंद वहीं की वहीं स्थगित हो जाता है। तो हम पुनः प्रशासन को जागृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपको पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाएं और इसको कुंभ मेला क्षेत्र घोषित करें, ताकि हमारे यहाँ पर पूरे साल भर, और हम यहाँ ये भी कहेंगे, बताएंगे इस प्रशासन को कि अगर ये
पूरी जगह को धर्म रक्षा संघ के अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन आज भारी संख्या में महिला संगठनों समेत साधु संतों, व्यापारियों एवं अन्य संगठनों ने आकर अपना समर्थन और भाव व्यक्त किया और घोषणा की, जब तक धर्म रक्षा संघ का अनिश्चितकालीन धरना चलेगा तब तक वह पूर्ण रूपेण धर्म रक्षा संघ के साथ हैं। ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी, गरीब एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक महाजन एवं वृंदावन नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुकेश गौतम ने अपना समर्थन पत्र धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ को सौंपा। धरना में पधारे आज के मुख्य अतिथि वृंदावन के प्रमुख वीतराग संत स्वामी महेशानंद सरस्वती जी ने कहा कि धरना में पधारे आज के मुख्य अतिथि वृंदावन के प्रमुख वीतराग संत स्वामी महेशानंद सरस्वती जी ने कहा कि प्रशासन और प्रबंधन के द्वारा मंदिर के दर्शन को बंद रखना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि शीघ्र ही मंदिर के दर्शन प्रारंभ नहीं किए गए तो भक्तों एवं संतों के सब्र का बांध टूट जाएगा। मैं धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में आज बांके बिहारी मंदिर को खुलवाने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में ये मंदिर बंद कर दिया गया था लोगों की सुविधा के लिए कि कोविड-19 आगे ना बढ़े। लेकिन जब मोदी जी ने सब कुछ खुलवा दिया है ना, होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं और दुकानें खुल गई हैं, तो ये मंदिर से ही क्या विरोध है? ये मंदिर खुलना चाहिए। हाँ, ये कुछ नियम होने चाहिए, लेकिन नियम के साथ ही मंदिर खुलना चाहिए। ये नहीं कि मंदिर को बंद करवा दिया है, ये गलत है। तो आपकी मांग मंदिर खुलवाने की है? हाँ जी, हमारा मांग अरे बाहर के लोगों के लिए नहीं तो कम से कम ब्रजवासी का जीवन बांके बिहारी के चरणों में है। बिना उनके दर्शन करे लोगों की सुबह नहीं होती है। कम से कम लोकल लोगों के लिए, जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, उनके लिए तो मंदिर खोला जाए। अरे बाहर के लोगों की एंट्री बंद कर दी जाए, लेकिन ब्रजवासी लोगों को यहाँ के दर्शन के लिए क्यों वंचित रखा जा रहा है? कोई भी नियम लागू करें, किसी भी प्रकार का नियम लागू करें, लेकिन मंदिर खुलवाएं। वृंदावन हरि निकुंज चौराहा स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के पास मथुरा बाजार विकास प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को 2 बिल्डिंग सील कर दी गई। आपको बताते चलें कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा सील की गई बिल्डिंग बांके बिहारी गोस्वामी परिवार की है, जिसका अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। बिल्डिंग पर लगी सूचना के अनुसार पुरातत्व विभाग से एनओसी न मिलने के कारण इन बिल्डिंगों को सील किया गया है। 17 अक्टूबर को जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर खोलने के बाद 19 अक्टूबर को मंदिर प्रशासन के आदेश पर मंदिर को बंद करने के बाद वृंदावन की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। साथ ही व्यापारियों, नागरिकों, श्रद्धालुओं आदि में काफी रोष व्याप्त है। इसी के साथ अब बांके बिहारी मंदिर राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। शुक्रवार को नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस्कॉन मंदिर के समीप परिक्रमा मार्ग स्थित एक स्थानीय होटल में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें बांके बिहारी मंदिर को लेकर खोले जाने की बात कही। साथ ही परिणाम की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मंदिर प्रशासन पर भी सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि यह प्रशासन की लापरवाही है, जिसके चलते मंदिर बंद है। प्रशासन नहीं चाहता कि बांके बिहारी मंदिर को खोला जाए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी से हमारी अभी 2 दिन पहले वार्ता हुई थी। उन्होंने भी अपना भाव बांके बिहारी जी के प्रति प्रकट किया था और हमने उनको बताया था कि किस तरह से पूरे देश, प्रदेश, ब्रज, मथुरा, वृंदावन के जो भगवान बांके बिहारी के भक्त हैं वो किस तरह से परेशान हैं मंदिर के बंद हो जाने पर। और फिर उन लोगों ने कहा कि आप प्रेस करिए, प्रशासन से बात करिए, मंदिर मैनेजमेंट से बात करिए और बात करने के बाद एक इस तरह का दबाव बनाइए कि मंदिर खोला जाए। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि प्रशासन को एक सर्टेन नॉर्म्स बनाने चाहिए कि जिस तरह से 2 दिन में इन्होंने खोला, कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं करी और ये कहा था, प्रशासन बार बार कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि कतई संभव ही नहीं है, क्योंकि एनसीआर से तमाम भक्त आते हैं, तमाम पूरे देश के शहरों से भक्त आते हैं, देहातों से भक्त आते हैं, वृंदावन के लोकल आते हैं, ब्रज के आते हैं, मथुरा के आते हैं। लाखों भक्तों का जमावड़ा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लगता है। तो ऑनलाइन तो पॉसिबिलिटी है नहीं, और एक आम आदमी, एक किसान, वो कैसे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएगा। तो जिस तरह से पूरे देश में अनलॉक रहते हुए तमाम मॉल्स खोले गए हैं, मार्केट खोले गए हैं, शहर खोले गए हैं, उसी तरह बिहारी जी के मंदिर को खोला जाना नितांत आवश्यक है। और एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग आराम से जाएं, स्लॉट में जाएं। कुछ लोग जैसे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग फिर रोक के जाएं, उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएं और उनको एक तरफ से भेजा जाए
और दूसरी तरफ से उनको निर्गत किया जाए, बाहर जाने का रास्ता बताया जाए। तो इस तरह लोग दर्शन कर सकते हैं। हमारा भाव ये है कि बिहारी जी के दर्शन खोले जाने नितांत आवश्यक है। हमारी पार्टी कांग्रेस इसके लिए पुरजोर समर्थन करती है और हम भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। वृंदावन तभी चलेगा जब बांके बिहारी के दर्शन खुलेंगे। यहाँ का व्यापार ठप हो गया है, यहाँ के रोज़गार ठप हो गए हैं, यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, यहाँ पर सारे गेस्ट हाउसेज बंद हो गए हैं, धर्मशालाएँ बंद हो गई हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब त्रस्त हैं, उनका काम नहीं हो रहा। पोशाक बनाने वाले, आप हिंदूज की बात तो कर ही रहे हैं, तमाम मुस्लिम समाज के लोग पोशाकें बनाते हैं बिहारी जी के और भगवान कृष्ण की, उनका कारोबार रुक गया है। जो विदेशी भक्त आते हैं इस्कॉन के, जो मालाएं बनाई जाती हैं, वो सब काम रुक गया है। फूलों की खेती पे असर पड़ रहा है। हर तरह से बांके बिहारी जी के मंदिर बंद होने पर वृंदावन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसे हम राजनीति का स्वरूप नहीं ले रहे। मैं पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर की बात करती है, आज वो क्यों नहीं शासन प्रशासन पे दबाव बना के मंदिर खुलवा देते हैं। और मैं समझता हूँ उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है इस मामले में, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहे कि बिहारी जी का मंदिर तत्कालिक प्रभाव से खुल जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि हमारी भावना क्या है। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में वृंदावन के सभी अग्रबंधुओं को अग्रसेन जयंती की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं।